जब पुलिस घुस गई तो सलवार लेकर पहनकर भाग गए थे रामदेव। तो रामदेव ने अभी रास्ते पर ये आना चाहिए ओपनली मैदान में। अगर बोलने में इतना दम है तो रामदेव जैन जी के साथ में आकर मैदान में लड़े ना। हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको भागने नहीं देंगे। जो पिछले बार सलवार लेकर भागे थे अब पकड़ के रखेंगे और बोलेंगे कि अब भागो मत रामदेव, रहो डटे रहो मैदान में। जैन जी का सब्जेक्ट जब तक पूरा नहीं होता तब तक। उन्होंने ये भी कहा है कि एक लड़की के 10 बॉयफ्रेंड, एक लड़के के 10 गर्लफ्रेंड, और कुछ जैन जी युवा अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ दंगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है, रामदेव के इशारे पर अगर सरकार चलती है तो ये इस तरह के वक्तव्य को कोई तजुर्बा देने की जरूरत है। अगर रामदेव ऐसे बोलते हैं तो सब पूरे युवा वर्ग का और बच्चियों का अपमान कर रहे हैं। इस महिलाओं का अपमान है, उनके भावना उनको बदनाम करने का काम रामदेव कर रहे हैं। रामदेव के ऊपर इस वक्तव्य को लेकर गुना दाखिल होना चाहिए। ये रामदेव का अनुभव कैसे है, वो तो शादीशुदा नहीं है, वो कहाँ से देखा है उसने और कौन से कैमरे से देखा है, 2 आँख से देखा है या 1 आँख से देखा है, ये भी रामदेव ने बता देना चाहिए कि किस नज़र से उसको दिखा है, किस कैमरे में दिखा है। इस तरह का लड़कियों के बारे में असंवेदनशील बात करना ये उनको शोभा नहीं देता रामदेव को। बहु वंदे मातरम का जो पूरा वर्जन है उसको लेकर के जो विवाद सामने आया है, आपकी क्या भूमिका? नहीं, ये देखो, ये बकवास है। इनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और सवाल ये है कि वंदे मातरम के वक्त हम सोनिया जी ने जब बहुत देर से, उनकी एज कितनी है हमारे अध्यक्ष की, खरगे साहब की, वो थोड़ा हिल रहे थे, तभी उनके लिए कुर्सी मंगाया। क्या आदमी को गिरने दें? वो एज आज उनकी है, उनका वो इतने देर से खड़े थे, तो उसको लेकर उन्होंने वहाँ पे इशारा किया था। तो इसको लेकर ये लोग क्या है, इसमें इनका ही खेलना है ना। वंदे मातरम क्या इनका संबंध है क्या? आज़ादी को ये वंदे मातरम बोलते थे क्या? अभी वंदे मातरम बोल रहे। तिरंगा 3 दिन से तिरंगा रैली निकाल रहे। अरे तिरंगे का अवमान करने वाले तो यही करेंगे। आज तिरंगे का जो तजुर्बा है, उनका इम्पोर्टेंस है, वो कम करने का काम चल रहा है इनके माध्यम से, ये तिरंगा यात्रा से। हर कोई कहीं भी है अपना राष्ट्रीय ध्वज ये कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है जगह जगह पर। ये इनके ऊपर, सबके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। इस तरह का ये सब धिंगाना चल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज उसी त्यौहार पे लहराना चाहिए परचम, पर अब रोज कोई ना कोई उठता है, मोटरसाइकिल को लगा रहा है, साइकिल को लगा रहा है, कहीं गिरा हुआ है, कहीं किसके घर पे रात दिन। ये सूर्यास्त के बाद पहले, सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले इसको हम लोग उतारते हैं, ये सम्मान हम करते हैं। अब तो रात दिन कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो, जिन्होंने 55 साल तिरंगा अपने मुख्यालय पर पहनाने, उस विचारधारा के लोग हैं, इनका अवमान करना है, उनको आनंद मिलता है। तो इसीलिए सब चल रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा कि वंदे मातरम कोई इन्होंने थोड़ी लिखा, उनके वक्त लागू हुआ था। वंदे मातरम तो आज़ादी के वक्त हर कोई राष्ट्रभक्त, ये तो तब नहीं थे, तब अंग्रेजों के साथ में थे। अब ये बातें कर रहे हैं, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे ये लोग। इनका क्या वंदे मातरम से लेना देना है? वंदे मातरम से लेना देना, आज़ादी में खून बहाया उनका लेना देना है, आज़ादी के लिए जेल में गए उनका लेना देना है, उस विचारों के लोगों का लेना देना है। इनका क्या लेना देना है? और फालतू की भटकाने के लिए ये बाहर के लोगों को साथ देने वाले लोग देश पे राज कर रहे हैं और ये देशभक्ति हमें बढ़ा रहे हैं। छोड़िए, बहुत लंबी किस्सा है, लंबी बात है ये। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारातून, त्यांच्या भजनातून 16 ऑगस्टला 42ला ही क्रांती झाली। ही क्रांती देशामध्ये इतकी मोठी होती की सुभाषचंद्र बोसनी बर्लिनवरून, रेडिओवरून या सर्व याची दखल घेऊन निवेदन केलं होतं आणि या शूरवीरांची शाबासकी दिली होती। चिमूरचा इतिहास फार मोठा जाजरला इतिहास आहे। ज्यावेळेस हा तिरंगा ध्वज पहिल्यांदा भारतामध्ये इंग्रज राजवटीमध्ये कुठे फडकला असेल तर तो चिमूरमध्ये फडकला आणि
त्या चिमूरमध्ये स्वातंत्र्याचा ध्वज चिमूरमध्ये फडकला आणि चिमूर स्वतंत्र झाला असं घोषित केलं याच दिवशी. आणि त्यामुळं त्या इतिहासामध्ये त्यावेळेस 6 लोकांना शहीद व्हावं लागलं. एक बालाजी रायपूरकर नावाचा बालक या लढाईमध्ये या इंग्रजाविरुद्धच्या स्वातंत्र्यामध्ये उभा झाला आणि ते शहीद झाले. ती माती रक्तानी शहीदांच्या रक्तानी रंगलेली माती आहे. म्हणून त्या मातीला दर 16 ऑगस्टला आम्ही वंदन करायसाठी जातो. ज्या स्मारकावर वंदन करत असताना त्या हुतात्म्याची आठवण आणि देशाचा ज्वाज्वल्य इतिहास स्वातंत्र्याचा हा उभा राहावा, त्याची आठवण राहावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. भाऊ, उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया, उनका कहना है कि 370 अगर हटाया नहीं गया होता तो आज LOC के पार के लोग वापस आने की मांग कर सकते थे. नहीं, वो मैं पढ़ा नहीं, पर एक बात तो क्लियर है कि 370 के हटने से क्या वहाँ का टेररिस्ट खत्म हुआ, फेक करेंसी खत्म हुई, वहाँ का पंडित फिर से वापस गया जो कश्मीर छोड़कर बाहर गया था? इसका जवाब देना भाजपा. पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता है. सच्चाई पर बात करें. कितने पंडित वापस गए, कश्मीरी पंडित जो बाहर निकल आए थे, कितने हिंदू वापस गए कश्मीर में, कितने टेररिस्ट कम हुए? रोज कहीं ना कहीं होता ही है, टेररिस्ट आ ही रहे हैं, घुस रहे हैं. क्या किया? जो फेक करेंसी को लेकर बड़ी बात की गई थी वो भी अभी आ रही है, वो दिख रहा है. तो कश्मीर कोई अभी पीस नहीं बना है, कश्मीर में कोई शांति नहीं है. ये उनकी क्या उपलब्धि है 370 के बाद? तो सवाल यही आता है कि ये सब करके ये अलग कुछ दिखवाना चाहते हैं. अब उसमें उमर ने क्या कहा, उसके उधर के लोग कितने आते क्या आते, तो ये सीमा दिखेगी. सीमा रक्षा है यहाँ की, किसको या थोड़ी आने देंगे किसी को हिंदुस्तान में, चाहे कलम हो या ना हो. बाहर के लोगों को आने का थोड़ी रास्ता है ये. हिंदुस्तान किसी के लिए थोड़ी खुला करके रखा है. ये तो कुछ बंधन है ही. तो उसमें वो किस तरफ बोल रहे, इसका रुख मुझे समझ में नहीं आया. पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि गोपीनाथ मुंडे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, ऐसा दावा किया था. लेकिन पंकजा मुंडे ने कहा है कि उनके पिता का जन्म कमल में ही हुआ और कमल में ही विसावले. नहीं, वो बराबर है, पंकजा जी का कहना भी सच है, पर वो उस वक्त की स्थिति जो थी उनको मालूम होगी. हमारे बाबा को, पृथ्वीराज बाबा को, वो PMO ऑफिस में राज्य मंत्री थे, उस वक्त की हलचल उनको पता था. एक तो उस वक्त में सच्चाई ये थी कि इसमें उस वक्त काफ़ी चर्चाएं थी. जरा भाजपा वालों को थोड़ा याद करने की, उनकी स्मृति भंग हुआ है तो फिर से लाओ, फिर से याद करो. उनके साथ में बहुत ही गलत हो रहा था. OBC नेता के रूप में उनका आवाज़ दबाने की बात हो रही थी, उनको दबाने की बात चल रही थी. तो वो बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे. उस वक्त उन्होंने कुछ चर्चा की होगी, तो ये बाबा को मालूम है, मुझे नहीं.